नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 33 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कंफ्यूज्ड है कि कौन से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को या फिर लार्ज कैप के इंडेक्स के म्यूचुअल फंड को, सेम वैसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को या मिड कैप के इंडेक्स म्यूचुअल फंड को, और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड को या स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड को। ठीक है, तो अगर आप इसमें कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो में ये सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, इससे पहले अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक म्यूचुअल फंड कैसे बेस्ट हो सकता है, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा, तो इसका वीडियो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। आप उसे देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली हम चार की मैट्रिक को देखते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को समझते हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो को समझने से पहले बता दूं कि लार्ज कैप में ना इंडिया की टॉप 100 कंपनी लिस्टेड होती है, और मिड कैप में ये टॉप 100 के बाद ना टॉप 150 कंपनी लिस्टेड होती है, और स्मॉल कैप में 150 और 100 यानी 250 के बाद की टॉप 250 कंपनी लिस्टेड होती है। दैट मीन्स अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को मिला दोगे तो ये 500 हो जाता है। और आपको पता है ये 500 शेयर मार्केट का लगभग 95% का वेटेज लेके बैठा है। वेटेज का मतलब ये होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बता चुका है, बट मैं आपको बता देता हूं। वेटेज का मतलब ये होता है कि अगर आप एक टाटा पावर का 50% शेयर खरीदे हो और एसबीआई बैंक का 50% शेयर खरीदे हो, तो आप बोल सकते हो कि मेरे एसबीआई बैंक और टाटा पावर का वेटेज 50-50% का है। वेटेज का मतलब हिस्सा समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो शेयर मार्केट अगर 100% उसका वॉल्यूम है तो 95% तो ये 500 कंपनी ही लेके बैठे हैं। ठीक है, तो हर किसी की चाह होती है कि वो निफ्टी 50 को खरीद ले, जिसमें कि टॉप 50 कंपनी होती है, या निफ्टी 100 को खरीद ले, या मिड कैप को खरीद ले। तो मैं बता दूं, आप निफ्टी 50 को या किसी भी इंडेक्स को नहीं खरीद सकते। आप किसी भी इंडेक्स को खरीदना है तो आप दो ही तरीके से खरीद सकते हो, या तो आपको उसका म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा या तो आपका उसका ईटीएफ लेना पड़ेगा। इस दो तरीके से ही आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, चलो इंट्राडे डिफरेंट थिंग्स है, वो जब मैं इंट्राडे स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो अभी तक आप इतना समझ गए। अब देखो, ये तो आप समझ गए कि लार्ज कैप में टॉप 100 होती है, मिड कैप में 150 होती है और स्मॉल कैप में 250 होती है। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में एक्सचेंज नहीं होता। मतलब जैसे शेयर मार्केट पल पल में आपको वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी दिखती है, वैसा आपको म्यूचुअल फंड में नहीं होता। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो अपना एक फंड लेके आता है जिसको एयूएम बोलते हैं। वो हमसे पैसा लेता है और हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमको मिलता है। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। अब मैं आपको एक डाटा देता हूं, उस डाटा के बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या लार्ज कैप के इंडेक्स का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, कुछ समय पहले ये जो मैं 3 स्टॉक बता रहा हूं, ये मेरे पोर्टफोलियो में मैंने ना एसबीआई बैंक खरीदा था। ठीक है, तो मैंने खरीदा था 563 में। अभी इसका प्राइस जो चल रहा है 782 के आसपास चल रहा है। मतलब मुझे ना लगभग 40% का गेन हुआ है। ठीक है, दूसरा मैंने लिया था आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक मैंने लिया था 85 में। ठीक है, और इसके शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 204। मतलब लगभग मुझे 140% का गेन हुआ है। ठीक है, और मैंने एक लिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो इसको मैंने लिया था 86 में और ये चल रहा है अभी 74 में। मतलब मेरे को इसमें -14% का लॉस हुआ है। ये मेरा डाउन चल रहा है, बट मैंने होल्ड करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, मैं यहां से आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब मैं आपको इससे कोरिलेट करता हूं। लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है ना, उसको वेटेज के अकॉर्डिंग खेलना रहता है। ठीक है, सपोज लार्ज कैप में, अब यहां पे देखो, एसबीआई बड़ी कंपनी है। ठीक है, आरबीएल थोड़ी सी छोटी है, और आईडीएफसी बैंक तो अभी नया नया खुला, आप सबको पता है। तो होता क्या है ना, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि आप अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, आप अपना पैसा 5 जगह 10 जगह लगाओ, ताकि कोई एक कंपनी गिरी भी या लॉस में गई तो दूसरी कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट कर रही है उसको मैनेज कर ले। तो इस कारण हम डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा फॉलो करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस 3 कंपनी को लेके चलूं
तो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ? देखो, मेरा एसबीआई बैंक ने 40% का रिटर्न दिया, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया बट मुझे लॉस नहीं दिया। और जब आप बड़े कंपनी को खरीदते हो ना, तो आपको ये श्योरिटी मिल जाती है कि आपको लॉस तो नहीं होगा, एकदम आपका डबल प्रॉफिट नहीं होगा बट लॉस तो नहीं होगा, लंबे समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लंबे समय मतलब अगर आप 10 साल 20 साल 30 साल के लिए होल्ड करने का प्लान करते हो, देन डेफिनेटली आपको डबल से भी ज्यादा मिल सकता है। अब वहीं पे छोटी छोटी में क्या होती है, छोटी कंपनी में क्या होती है, जैसे आरबीएल की बात करूं तो इसने मुझे 140% का रिटर्न दे दिया, जबकि एसबीआई बैंक को मैंने 563 में खरीदा था और इसको मैंने 85 में खरीदा था। अब आपका ये सोच हो सकता है कि अगर उस समय मैं एसबीआई को ना लेके अगर आरबीएल को ले लेता, तो मैं कई ज्यादा क्वांटिटी को ले लेता, तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत प्लस में रहता। बट एक बात बताना, अगर ये आरबीएल की जगह मेरा आईडीएफसी वाला केस हो जाता, तो आईडीएफसी मैंने लिया था 86 में, जो कि सिमिलर प्राइस था, बट ये कब से 74 है, लगभग साल 1.5 साल से 74 ही चल रहा है। ठीक है, तो इसने तो मुझे -40% का लॉस दे के रखा है। हालांकि मैं इसको 30 साल से पहले छूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, तो मुझे पता ही मुझे पॉजिटिव दिखेगा, और अगर निगेटिव भी दिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाकी दो तो बढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपको अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना है। अब मैं रिलेट करता हूं कि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंट होता है, मतलब नॉर्मल कैप फंड और इंडेक्स कैप फंड में क्या डिफरेंट होता है। तो देखो, जो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड का जो मैनेजर रहता है ना, वो अपना पैसा कहां डालेगा, जो कंपनी बहुत अच्छी भाग रही है। सपोज एग्जाम्पल के लिए मान लो कि, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं ना, कि मिड कैप में ना आईडीएफसी बैंक आता है। ठीक है, मिड कैप जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, उसमें आपका आईडीएफसी बैंक आता है। तो आईडीएफसी बैंक तो कंटिन्यू साल 1.5 साल से लॉस में। तो आप मुझे बताना, क्या मिड कैप का जो एएमसी होगा वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा डालेगा? नहीं डालेगा भाई, वो बोलेगा लॉस चल रही है, मेरे पास तो फ्रीडम है। देखो, जो मिड कैप का एएमसी होता है उसके पास फ्रीडम होता है कि वो 150 में से जो भाग रही है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें पैसा लगाएगा। जो साल 2 साल 3 साल से कंटिन्यू लॉस में, उसमें वो क्यों पैसा लगाएगा, अपने रिटर्न को क्यों माइनस करेगा। बट इंडेक्स फंड के केस में क्या होता है कि इसे पूरे पूरे 150 कंपनी के में ही पैसा लगाना पड़ता है, वेटेज के अकॉर्डिंग। सपोज 150 कंपनी में कोई कंपनी का वेटेज 2% होगा, किसी का 1% होगा, किसी का 1.5 होगा, किसी का 0.50 होगा। तो जैसा किसी इंडेक्स का वेटेज होता है 100 कंपनी का, 50 कंपनी का, 150 कंपनी का या 250 कंपनी का, सेम वेटेज के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड का जो मैनेजर होता है वो पैसे लगा देता है। वो ये कैलकुलेशन नहीं करता कि 150 में से 100 में से कौन सी कंपनी भाग रही है, कौन सी कंपनी लॉस कर रही है, वो डायरेक्ट पैसा लगा देता है। बट इनडायरेक्टली होता क्या है कि इंडेक्स का रिटर्न आपको अच्छा मिल जाता है। अब यहां पे समझ लो, फिर से मैं आपको इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं, जस्ट सेकेंड, फिर से मैं आपको इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक को खरीदा रहता, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई भाग भी सकता है, डूब भी सकता है, ठीक है, ये दोनों बैंक की बात बता रहा हूं। तो अगर मैंने ओनली एसबीआई को लिया रहता तो मुझे 40% का प्रॉफिट होता, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। बट मान के चलो ये मेरा इंडेक्स बन गया, मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया, मैंने एसबीआई के अलावा दो छोटे छोटे को ले लिया, तो देखो मेरा आरबीएल तो 140% भाग गया, और आईडीएफसी अगर गिरा भी तो ओवरऑल अगर मेरा आप एक एवरेज निकालोगे तो मैं प्रॉफिट में हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट एसबीआई को लेता तो उसके कंपैरिजन में अगर मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया तो ऑलरेडी मैं पॉजिटिव हूं, ठीक है। तो ये फर्क होता है इंडेक्स फंड को लेने का और लार्ज कैप के फंड को लेने का। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप ये मत बोल देना कि सर आप बैंक सेक्टर के ही बता रहे हो तो आप सेक्टर वाइज ले लियो। डेफिनेटली लार्ज कैप में आपको लगभग पूरे टाइप के सेक्टर मिलते हैं, सिर्फ बैंक नहीं मिलता, ऑटो, बैंक, फार्मा, आईटी, सारे सेक्टर के कंपनी मिलते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बट इस चीज को समझना कि लार्ज कैप में अगर कोई कंपनी छोटी होगी जो कि भागेगी तो डबल ट्रिपल उससे भी ज्यादा भाग सकती है, 200 300 400 500% भाग सकती है, और नहीं भागी तो डूब सकती है। तो इंडेक्स फंड वाला पूरे जितने, अगर 50 निफ्टी 50 है तो पूरे 50 के वेटेज के अकॉर्डिंग पैसा लगा देगा, अगर निफ्टी 100 है तो पूरे 100 के अकॉर्डिंग पैसा लगा देगा, निफ्टी 250 है तो पूरे 250 के अकॉर्डिंग पैसा लगा देगा। बट अगर आप इंडेक्स नहीं लेते हो, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप लेते हो, तो इसके पास एक ऑप्शन रहता है कि जो कंपनी भाग रही है, जो बेस्ट है, जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, सिर्फ उस पर पैसा लगाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया कि लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड और इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है। अभी जनरली जो इंडेक्स है ना,
ये जो नॉर्मल कैप के फंड है इसको बीट कर रहा है। मतलब अगर लार्ज कैप का आपको 14% का रिटर्न देता है CAGR, तो इंडेक्स आपको 16 से 17% का दे देगा। तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अब एक दूसरी बात बता दूं, तो क्या हम डायरेक्ट सिर्फ इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करें? नहीं, यहाँ पे आपको 4 की पैरामेट्रिक भी देखना है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। आपको फंड एज देखना है, आपको AUM देखना है, आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है, और आपको एग्जिट लोड देखना है। तो मेरा पर्सनल रिव्यू जो मैंने अपना किया है एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, तो अगर आप लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लार्ज कैप में इंडेक्स फंड को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका फंड एज आपको मिनिमम 5 साल या उससे ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो मिड कैप में भी आपको इंडेक्स फंड को ही देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको 5 साल या उससे ऊपर तक का इंडेक्स फंड का, म्यूचुअल फंड का फंड एज मिल जाएगा। बट अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको 2 चीज बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका होराइजन छोटा है, 1 साल 2 साल 5 साल, तो ठीक है। तो देखो, स्मॉल कैप का जो इंडेक्स फंड है ना, उसका फंड एज बहुत ज्यादा नहीं है। वो आपको 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसी दिखेगा। वो आपको 7 साल 10 साल का दिखेगा ही नहीं। तो भैया, जिसने अभी 5 साल पे एटलीस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना दिक्कत होता है, क्योंकि वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा, लेकिन वो बात की बात है। तो स्मॉल कैप के कंडीशन में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप नॉर्मल स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करिए स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। रीजन ये है कि जो स्मॉल कैप का फंड है ना, ये आपको 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक का मिल जाएगा। तो जो स्मॉल कैप का फंड है, जो जिसने कि 15 साल तक अपने आप को स्टेब्लिश करके रखा है, लो और हाई हर चीज को फेस करके रखा है, और एक बहुत अच्छा रिटर्न अभी तक देते आ रहा है, तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको फंड एज भी ज्यादा मिलेगा और आपका जो AUM है वो भी बहुत ज्यादा मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। और एक बात बता दूं, स्मॉल कैप में आपको सिर्फ IDFC बैंक नहीं मिलेगा जो गिरेगा। स्मॉल कैप में अगर आपको 10 कंपनी गिरने वाले मिल रहे होंगे, तो हो सकता है 20 कंपनी ऐसे मिले जो बहुत तेजी से भागे। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू था, ठीक है, कि अगर आप कंफ्यूज है कि लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में क्या अंतर होता है और आप दोनों में से किसको सेलेक्ट करें, तो ये मैंने आज आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए, आगे चल के मैं कुछ समय बाद इंटरडे चालू करने वाला हूं, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं। और इन सब चीजों को आप तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आपके पास एक डीमेट अकाउंट हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड KA002649GY यूज कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अपने अगर आपका कोई कमेंट हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।